हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये एनईपी के सिलेबस में उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेमेस्टर नंबर 1 में है, बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स पे है। हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है। तुम चाहो तो आराम से प्लेलिस्ट से जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तुम चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज में क्यों ना पढ़ते हो। पिछले क्लास के अंदर हम इस वीडियो को इस यूनिट को स्टार्ट किए थे। यूनिट नंबर 1 हम शुरू किए थे जहाँ पे हम पढ़े थे ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप के होते थे, एक था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज था वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो काम हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, इट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी पर्सन जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, वो बेसिकली 3 चीज कर रहा होगा। या तो वो बिजनेस कर रहा होगा, या फिर कोई प्रोफेशन में होगा, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट में होगा। हम इन तीनों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस का मतलब है गुड्स या सर्विसेज देना, बेसिकली परचेज करना गुड्स, या रॉ मटेरियल परचेज करना, उससे गुड्स बनाना और उसको बेचना विद अ इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशन होता है डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टीचर हो गया, जो कि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनको फी मिलता है। और लास्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे जॉब करना फॉर सैलरी और वेजेस, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। तो 3 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। फर्स्ट इज द बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। हम एक एक करके तीनों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर तीनों को डिफरेंशिएट भी करेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जरूर डाउनलोड करके रजिस्टर करना। अभी तो बहुत लंबा सफर है, 3 साल का समय है। हम हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। जुड़ जाना चैनल के साथ। 3 साल का जर्नी है हमारा, साथ में मिलके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है बिजनेस। बिजनेस मीन्स कीपिंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस सिंपली मीन्स बीइंग बिजी। दिस एक्टिविटीज एम्स टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। The activity not connected with earning profit are not a part of business. Obviously, जो काम हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, वो चीज को हम कभी भी बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। For example, watching television, playing computer games are not undertaken as to earn profit, so they are not a part of business. Obvious सा बात है, कंप्यूटर में गेम खेलना या फिर टीवी देखना, ये सब तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है तो फिर बिजनेस तो हो ही नहीं सकता वो। राइट, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं बिजनेस के अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जो अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं बिजनेस का। बट बिजनेस का बेसिक सा मतलब है गुड्स खरीदना या फिर रॉ मटेरियल खरीद के गुड्स बनाना विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट एंड अर्निंग प्रॉफिट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है बिजनेस का, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना और बीच में प्रॉफिट कमाना, या फिर रॉ मटेरियल खरीदना, उससे फिनिश गुड्स बनाना और फिर फिनिश गुड्स को बेच के प्रॉफिट अर्न करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव या डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में और कुछ टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला आता है बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियस सा बात है,
क्योंकि बिजनेस किया जा रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ना कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी या सेटिस्फैक्शन। ये हमारा रीजन नहीं है, हमारा रीजन है प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए बिजनेस को बोला गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा पैसा कमाना, और जो भी चीज हम पैसा कमाने के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैं बोला, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिर फिनिश गुड्स को बेचेंगे, एक ये टाइप का बिजनेस हुआ। दूसरा टाइप का बिजनेस हुआ हम गुड्स खरीदेंगे और गुड्स को बेचेंगे, ये दूसरा टाइप का बिजनेस हुआ। ठीक है, तो एक हो गया प्रोडक्शन, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचेंगे या गुड्स को हम डायरेक्टली खरीद के बेचेंगे विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखना, बिजनेस इधर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑफरिंग देम टू द कस्टमर्स। या तो प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, फॉर ऑफरिंग देम टू द कस्टमर। द गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर डिमांड करता है, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, सीधा कस्टमर यूज करता है, तो ये गुड्स को बोलेंगे कस्टमर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स भी बोलते हैं उसको, जिसका मतलब है कि वो गुड्स कस्टमर डिमांड नहीं करता, वो गुड्स कोई दूसरा इंडस्ट्री में चाहिए। जैसे हम मशीन बनाते हैं, सोच लो हम जेसीबी बनाते हैं, अब जेसीबी कस्टमर के काम का नहीं है, जेसीबी तो एक कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी डिमांड करता है, तो जेसीबी मशीन बनाना, तो जेसीबी मशीन क्या है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स दो टाइप का होता है, एक कंज्यूमर गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज में आता है, मे बी फॉर इमीडिएट कंजम्पशन लाइक फूड स्टफ्स और फॉर क्लोथ्स, फर्नीचर एटसेट्रा, राइट। और उसके बाद आता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। क्लियर है? तो गुड्स दो टाइप का, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, प्रोड्यूसर गुड्स आर डिमांडेड बाय द अदर बिजनेसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट। नेक्स्ट, sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. देखना, business involves sale or exchange of goods and services. The sale or exchange for a price is the basic feature of business. Purchase of goods for personal consumption is not a business. ध्यान रखना, अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम गुड्स को खरीद रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देन दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस। तो बिजनेस कहलाने के लिए गुड्स या सर्विसेज जो है उसका सेल होना जरूरी है। मतलब आज हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन उसको रीसेल करने का होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन उसको रीसेल करने का नहीं है तब हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स एनीथिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट रिगार्डेड एज अ बिजनेस। क्लियर? द सेल और एक्सचेंज शुड बी टू अर्न प्रॉफिट ओनली, और ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का। देन इट विल बी अ बिजनेस। द हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर हम खाना बना रहे हैं देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। बट कुकिंग ऑफ फूड एट अ रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट में हम खाना बना रहे हैं तब वो बिजनेस होगा।
समझ में आ रहा है? तो अगर हम कुकिंग कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन देन दैट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव उसको बेचना नहीं है। लेकिन अगर हम कुकिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट में तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, और बेच के पैसा आएगा, तो फिर वो बिजनेस होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डीलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक बार सामान खरीदे, उसको बेचे और प्रॉफिट हुआ तो क्या वो बिजनेस है? द आंसर इज नो। बिजनेस बोलने के लिए कोई भी चीज को रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। अगर हम कोई चीज को रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे, कभी कभार करते हैं, एक आधा ट्रांजेक्शन होता है, देन दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस। ठीक है? जैसे मैं एक गाड़ी खरीदा और उस गाड़ी को मैं 1 लाख का प्रॉफिट जोड़ के किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, तो क्या ये बिजनेस है? नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस। बट अगर मैं रोजाना गाड़ी खरीदूं, मैं गाड़ी खरीदने का व्यापार ही करने लगूं, मैं गाड़ी रोज खरीदता हूं, प्रॉफिट जोड़ता हूं, बेचता हूं, ये मेरा मेन काम ही है गाड़ी खरीदना बेचना, तब क्या ये बिजनेस होगा? द आंसर इज यस, अब ये बिजनेस होगा। क्लियर? तो बिजनेस बोलने के लिए कोई भी चीज को रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। ठीक है? देखना, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिकम्स बिजनेस ओनली इफ इट इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब एक आधा ट्रांजेक्शन, डज नॉट बिकम अ बिजनेस। द सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर बाइंग अ न्यू कार, पुराना गाड़ी बेच के नया गाड़ी खरीदना, क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। जबकि प्रॉफिट में भी बेचा है तब भी ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं रिपीटेटिवली ऐसा करने लगूं, गाड़ी खरीदने लगूं, गाड़ी बेचने लगूं, तो क्या वो मेरा बिजनेस होगा? द आंसर इज यस, अब ये बिजनेस होगा। If a person deals in purchase and sale of cars for earning profit, it will be called as a business. Clear है? Next, earning profit. ये तो आसान है बहुत। हमेशा बिजनेस का इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है? The main purpose of business activity is to earn profit. The hope of earning profit brings people into business. No business can survive for long without earning profit. That is why a businessman makes all the efforts to earn more and more profit by increasing volume of sales। या तो सेल्स बढ़ाएंगे, या तो सेल्स बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा, है ना, या फिर कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। क्लियर है ये? तो हर एक बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ business. No business can survive without the intention, without the profit. Clear? Next, uncertainty of risk. Business always involve an element of uncertainty. मतलब फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता, हमेशा फ्यूचर जो है वो अनसर्टन होता है। ठीक है? An important feature of business is the uncertainty of return on investment. It is not possible to predict how much profit a businessman will earn. तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा ये सर्टेनिटी से बता पाना, ये 100% श्योरिटी से बता पाना इम्पॉसिबल है। There is no certainty that there would be profit also. There may be losses despite the best efforts of the business. तो ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। राइट? तो हमेशा बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी की वजह से देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस। है ना? तुम खुद सोचो, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन तो हमेशा प्रॉफिट कमाने का होगा, बट क्या जरूरी है प्रॉफिट होगा? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दैट देयर मे बी अ लॉस। रिस्क इंप्लाइज अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो रिस्क का मतलब या तो प्रॉफिट कम होगा या लॉस होगा। Uncertainty is present in every business, but it is more prevalent in business. The factors on which business depends are never certain. There may be reduction in demand, demand कम हो सकता है,
हो सकता है हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दे, है ना, हो सकता है फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फायर आ जाए, कोई इकोनॉमिक चेंजेस आ जाए, और इन सब के वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है, और इन सबको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हर एक बिजनेसमैन कोशिश करता है फोरकास्ट करने का कि क्या चेंजेस आने वाला है फ्यूचर में, बट चेंजेस को सर्टेनली प्रेडिक्ट कर पाना, 100% श्योरिटी से प्रेडिक्ट कर पाना, ये इम्पॉसिबल है। हेंस देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस, एंड दैट अनसर्टेनिटी increases the risk of the business. क्लियर है? नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है प्रोफेशन। हम पहला पॉइंट पढ़ लिए बिजनेस, अब सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कोई स्पेशलाइज स्किल्स होना, कोई स्पेशलाइज नॉलेज होना, और उसके दम पे हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एक टीचर है, टीचिंग सर्विस दे रहा है, डॉक्टर है, मेडिकल सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल इनकम टैक्स सर्विसेज दे रहा है, तो वो सब क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। A profession refers to economic activity where specialized knowledge and skills is applied to earn fee, right? तो क्या करते हैं, नॉलेज को यूज करके फी अर्न करते हैं। अ पर्सन कैन एंटर अ प्रोफेशन ओनली आफ्टर एक्वायरिंग स्किल। हम कोई भी प्रोफेशन में तभी आ सकते हैं जब हमारे पास वो स्किल्स या वो नॉलेज है। अब कोई भी टीचर थोड़ी बन सकता है, पहले खुद पढ़ना जरूरी है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी बन पाएगा, पहले खुद पढ़ेगा, एग्जाम पास करेगा, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। डॉक्टर के लिए एग्जाम्स पास करेगा, एमबीबीएस करेगा, उसके बाद पीजी करेगा, तो फिर डॉक्टर का डिग्री उसको मिलेगा, राइट? तो हर एक के लिए, हर एक प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स, नॉलेज, सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशंस, एग्जाम्स, ये सब जरूरी है, और वो सब करने के बाद ही हम वो प्रोफेशन को कर सकते, राइट? So a profession is an occupation involves rendering of personal services of specialized nature to earn fee. तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले फी मिलता है। एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब क्या है, प्रोफेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी पर्सन कोई भी प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत प्रोफेशनल एसोसिएशन बना हुआ है, और हम उसके अंडर रजिस्टर करके वो बुक्स को पढ़ के उस प्रोफेशन का जानकारी पा सकते हैं। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो आईसीआई में रजिस्टर करेगा, आईसीआई के बुक्स को पढ़ेगा, एग्जाम देगा, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, राइट? A person entering a particular profession should have specialized knowledge and training prescribed for entering that profession. One must have a professional degree. एक प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। जैसे सीए ऑफिस खोलने के लिए सीए का डिग्री होना जरूरी है, और ट्रेनिंग फॉर एंटरिंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। A person not possessing the prescribed degree cannot enter into a प्रोफेशन, राइट? अगर हमारे पास वो डिग्री ही नहीं है जो डिग्री चाहिए, तो फिर हम वो प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। जैसे मेरा मन तो है कि मैं क्लिनिक खोलूं और लोगों का इलाज करूं, बट मेरे पास एमबीबीएस डिग्री नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास एमबीबीएस का डिग्री नहीं है, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं लोगों का इलाज नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री है तो मैं सीए ऑफिस खोल सकता हूँ और अपने क्लाइंट्स को सीए रिलेटेड सर्विसेज दे सकता हूं, बट क्या मैं डॉक्टर रिलेटेड सर्विसेज दे सकता हूं? द आंसर इज नो, राइट? सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एवरी प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। हर प्रोफेशन में कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, और वो एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही हम वो प्रोफेशन में आ सकते हैं। An individual can enter that profession only after getting the prescribed education or training. जैसे एक डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जब तक वो पढ़ाई ना कर ले, जब तक उसको डिग्री ना मिल जाए, जब तक वो एग्जाम्स क्लियर ना कर ले, तब तक वो लॉयर, तब तक वो डॉक्टर, तब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहला सकता, राइट?
तो प्रोफेशन ऐसा ही होता है जहां पे कोई एग्जाम्स होते हैं और वो एग्जाम्स पास करना जरूरी है वो प्रोफेशन को करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन के अंदर कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, जैसे सीए में क्या है, सीए में आईसीएआई है ना, सुने भी होंगे आईसीएआई। सीएस के लिए क्या है, आईसीएसआई है ना। डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन है, लॉयर लोगों का बार एसोसिएशन है। ऐसे हर एक प्रोफेशन का कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है और हर एक प्रोफेशनल जो है उस प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर है, राइट। डिफरेंट प्रोफेशंस हैव देयर ओन प्रोफेशनल बॉडीज। सबका अपना प्रोफेशनल बॉडी होता है which prescribe the qualification for acquiring the membership of that body and also regulate the working of the member. There is a medical council of India for डॉक्टर लोग का मेडिकल काउंसिल है। बार एसोसिएशन है, किसका, एडवोकेट्स लोगों का। आईसीएआई है, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। सीएस लोगों का आईसीएसआई है। ऐसे ही हर एक प्रोफेशनल का कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल बॉडी है जहां पे वो लोग रजिस्टर करते हैं, राइट। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एवरी प्रोफेशनल बॉडी प्रेस्क्राइब्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना मैंडेटरी होता है उस प्रोफेशनल को। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस concerned with the profession, integrity, honesty and behavior. All the members are required. सबको फॉलो करना जरूरी है। जैसे अभी मैं देखूं तो जैसे आईसीएआई है, आईसीएआई कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना मैंडेटरी है, क्लियर। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। हमेशा प्रोफेशन का जो होता है सर्विस मोटिव होता है, मतलब प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व द क्लाइंट्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। ये लोग क्या टाइप का काम करते हैं, कंसल्टेंसी या एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। अपने क्लाइंट्स लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं या उनको एडवाइस देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या करते हैं लोग, ये लोग एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट। लास्ट, प्रोफेशनल फी। A professional charges a fee for providing his service. The economic consideration should not take precedence over service. A doctor will give preference to serving the patient rather than the fee. हमेशा प्रोफेशन में सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फी कम इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में इसके बुक के हिसाब से तो ये बोल रहा है कि डॉक्टर को पेशेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फी के तरफ, पैसा के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रियल लाइफ में कितना हद तक सच है ये तो कंट्रोवर्सी का बात है, राइट। बट रियल लाइफ में है अच्छे डॉक्टर्स भी, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स दैट यू विल मीट nowadays are more concerned with the fee rather than the patient, right. नेक्स्ट आता है लास्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं पे जॉब करना, बदले में सैलरी या वेजेस मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करना और बदले में गेटिंग सैलरी और वेजेस। द सर्विस इज प्रोवाइडेड अंडर द एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर्स इज कॉल्ड एम्प्लॉय। जो काम कर रहा है इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय और जो काम करवा रहा है मालिक इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयर, राइट। So person undertaking the rendering personal service under some agreement in return for a salary or wages are working under employment. जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को और बदले में उनको सैलरी या वेजेस मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट, राइट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, पर्सनल सर्विस। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर जैसा बोलेगा एम्प्लॉय वैसा काम करेगा। The employment commences when a person joins some organization providing personal service.
द सर्विस विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेम पर्सन एंड नॉट बाय एनीबडी एल्स। मतलब अगर ए जॉब कर रहा है तो सारा काम भी ए करेगा, है ना। ए के बदले बी जो है काम नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अंडर एम्प्लॉयमेंट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये तो हम पहले पढ़ लिए, जो काम कर रहा है इज द एम्प्लॉय, और जो काम करवा रहा है मालिक, ही इज कॉल्ड एज द एम्प्लॉयर। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। An employment is created under contractual relationship. The agreement contains the terms and conditions. जब भी कोई पर्सन कोई जॉब ज्वाइन करता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या काम करना है, ये सब कुछ पहले से क्लियर रहता है, ठीक है। कितना सैलरी मिलेगा, ये सब। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न। एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम करेगा तो एम्प्लॉयर उसको इन रिटर्न विल पे सैलरी, वेजेस, और कई बार अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो एम्प्लॉयर में पे बोनस आल्सो। द एम्प्लॉय गेट्स रेम्युनरेशन फॉर डूइंग। रेम्युनरेशन का मतलब है सैलरी और वेजेस। द एम्प्लॉयज आर पेड देयर रेम्युनरेशन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और लॉस। मालिक को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, एम्प्लॉय को उसका सैलरी मिलेगा। देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज वेजेस एंड सैलरीज हैव टू बी पेड। इसलिए एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं है। देयर इज नो रिस्क ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो, एम्प्लॉय को उसका सैलरी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ भी पैसे लगाने का जरूरत नहीं है। आज अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, जबकि अगर हम बिजनेस करते या फिर अगर हम प्रोफेशन करते तो हमको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता। द पर्सन वर्किंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एनी मनी इन द बिजनेस। उनको पैसा लगाने का जरूरत नहीं है, सारा पैसा कौन लगाएगा, मालिक। फॉलोइंग सर्विस रूल। एम्प्लॉय को क्या करना है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा, और एल्स ही मे गेट द पनिशमेंट। हो सकता है वरना उसको पनिशमेंट पेनल्टीज लगे, या हो सकता है उसको काम से भी निकाल दिया जाए। क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब हम तीनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। देखना, पहला नेचर ऑफ वर्क, फटाफट मार्क करेंगे, पूरा पढ़ चुके हैं। ये इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ, है ना। यहाँ काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है, पर्सनल सर्विस देना, और यहाँ पे एम्प्लॉयर जैसे जो काम बोलेगा एम्प्लॉयर वो काम करना। सेकेंड, क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। एंड लास्ट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे। अगर हम स्किल्ड जॉब कर रहे हैं तो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन अगर हम अनस्किल्ड जॉब कर रहे हैं तो हमको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है जो पूरा करना पड़ता है, उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी के पास रजिस्टर होना पड़ता है। जैसे मैं सी ऑफिस खोलना चाहता हूँ तो आईसीआई के पास रजिस्टर होऊंगा, डॉक्टर क्लिनिक खोलना चाहता हूँ तो मेडिकल काउंसिल, एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो बार काउंसिल के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में अगर एम्प्लॉय आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट मीन्स एम्प्लॉय कैन स्टार्ट द बिजनेस, एम्प्लॉय टू योर वर्क, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए प्रोफेशन में, और यहाँ पे कोई भी पैसे का जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड एंड रिटर्न। बिजनेस में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको फी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको सैलरी और वेजेस बोलेंगे। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क बिजनेस में। प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क है, लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है।
नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा एसोसिएशंस का, जो भी गवर्नमेंट बनाएगा। प्रोफेशनल को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा प्रोफेशनल बॉडी का, और इनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉयर रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करेगा, राइट। नेक्स्ट, मोटिव, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, प्रोफेशन का मोटिव सर्विस देना है, और इनका मोटिव सैलरी या वेजेस अर्न करना है। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं? यस, बिजनेस हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। आज मैं कर रहा हूं, कल दिन मेरा बेटा उसको कंटिन्यू करेगा, मेरी बेटी कंटिन्यू करेगी, बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो कल दिन क्या मेरा बेटा बेटी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस चलाएंगे? जरूरी नहीं है। अगर वो बनेंगे सीए तो चला सकते, नहीं बन पाए तो फिर नहीं चला पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, चैनल के साथ जुड़ जाना। अभी तो बहुत लंबा सफर है, पूरा 3 साल हम बीकॉम का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुमको यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड